खास दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। समीर, नए साल की शुरुआत भी हुई है और ऑफ कोर्स हम अब अपनी पारी अगले 14 साल और उससे कहीं आगे साल खेलेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि अब तक रिटेल निवेशक बाजार से दूर होते थे, एफआईआईस का बोलबाला होता था, लेकिन पिछले 1.5 साल में रादर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने ही पूरा मार्केट को सपोर्ट किया है, एक्शन उन्हीं की ओर से आया है। यहाँ से क्या आपको लग रहा है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं लेकिन एक मेंटल शिफ्ट शायद रिटेल निवेशकों के बीच नोटिस किया है आपने कई सालों बाद? एब्सोल्युटली, जब मैं फंड मैनेजर होता था म्यूचुअल फंड बिजनेस का 2002-3 में, तो अगर महीने में सारे म्यूचुअल फंड को मिलके 500 करोड़ मिल जाए तो बहुत ही बुलिश गिना जाता था। तो उसके बदले अब $2.5-3 बिलियन हर मंथ आ रहे हैं। लेकिन वी वुड आल्सो लाइक मार्केट के लिए कि फॉरेनर्स भी बायर टर्न हो जाए, जो कि पहले होता था अप टू 2017। और मुझे लगता है कि इन दिस ईयर आइदर अभी से या मे बी इलेक्शंस के बाद, बट फॉरेनर्स विल आल्सो स्टार्ट बाइंग। तो वो इम्पैक्ट ऑफ बोथ बाइंग, उसका फर्क बहुत ज्यादा होता है, या उसका मजा बहुत ज्यादा होता है कि जब दोनों बायर्स हो। जी, इनफैक्ट वो तो मूड और भी चुस्ती का ले आएगा। लेकिन आपने इलेक्शन का जिक्र किया, आपको लग रहा है कि पोस्ट इलेक्शंस वो पैसे आते हुए दिखाई देंगे या फिर उससे पहले भी? क्योंकि जो भी पहले चिंताएं थी, अज्यूमिंग यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर, उसको देखकर थोड़े से लोग इमर्जिंग मार्केट से दूर थे। अमेरिका में भी साइंस मिलने लगे हैं कि शायद वहां पर एक डविश स्टांस जेरोम पावेल फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन लेते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में कितना अग्रेसिव फ्लो आ सकता है भारत की तरफ? अग्रेसिव नहीं आ सकता, लेकिन फ्लो आ सकता है। मुझे लग रहा है आने लग जाएगा, बिकॉज सबसे पहली बात वही है जो आपने बोली कि करेंसी की स्टेबलाइजेशन जो कि आएगी, दो रीजन से। एक की अगर लगे कि यूएस डॉलर अब और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज वहां पे 2 इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बदले 1 हो या 0 हो, 0 पता नहीं, तो वो आपका डबल स्टैंस का पॉइंट। एंड दूसरा है कि हमारी इधर से ऑयल की प्राइस कम होने से हमारे लिए भी डॉलर की डिमांड कम हो जाए। तो अगर रुपी स्टेबलाइज हो जाए, थोड़ा सा भी स्ट्रेंथन करे, तो फॉरेनर्स को एक उनका जो लोड है वो खत्म हो जाता है। स्टॉक सिलेक्शन आई थिंक foreigners and we all can easily do, but currency every day falling is what irritates people. तो अगर वो stabilize हो जाए and generally emerging market की तरफ हो जाएगा if dollar not to strengthen more, उसके बीच में then इंडिया का काफी strong case बन रहा है आजकल, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है इंडिया में, इंटरेस्ट रेट थोड़े से तो कम होंगे, अर्निंग्स भी आई थिंक अगले साल अच्छी होंगी, इस साल थोड़ी तो बेटर होंगी। अगर आप पूरी कंपनियों को ना लें, अगर आप खाली कहें कि जी जो 2-4 एक्सट्रीम केसेस होते हैं, कभी टाटा मोटर का बड़ा लॉस हो जाता है, कभी ऑयल कंपनीज का हो जाता है, उन सबको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाकी जो 85-90% ऑफ द कंपनीज हैं उनकी अर्निंग ग्रोथ फिर भी 12-15% हो जाती है। इट इज जस्ट एक्सट्रीम जो है वो ऐसे शो करते हैं कि अर्निंग ग्रोथ नहीं हो रही। 80% ऑफ कंपनीज की तो ग्रोथ ठीक हो रही होती है हमारी कंट्री में हर वक्त। सो उसके लिहाज से आप दोनों बाहर हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पैकिंग ऑर्डर में आपको करें ना करें वो पता नहीं, लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 3 महीने रह गए ज्यादा इलेक्शन में, तो कुछ खास तो इलेक्शन का जो बीच में स्पेशली वो असेंबली इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए थे उसको लेकर जो थोड़ा सा खौफ था, थोड़े से लोग कॉशियस हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा। क्या वो अभी भी डर आपको लग रहा है निवेशकों के बीच में, या फिर वी ओवरकम दैट? एक्चुअली वो बहुत ही एक तरीके से रिजल्ट अच्छा निकला इन द सेंस कि अब वो डर खत्म हो गया कि अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो क्या होगा। अब मार्केट ने एक तो देख लिया कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ। सेकेंड, आप ये कह सकते हैं कि मई में कोई सुपर शॉक नहीं हो सकता कि हमने तो सोचा था बीजेपी जीतेगी और नहीं जीतेगी। और तो अभी भी मुझे लगता है बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा है, बिकॉज दे माइट स्टिल बी द लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो इलेक्शन रिजल्ट कोई शो स्टॉपर नहीं रहे। मतलब उस दिन फिर भी 5-7 उस महीने या उस हफ्ते 5-7% मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, बट इट इज नॉट सो बिग कि उसके लिए आप पहले फ्रीज हो जाए। क्योंकि एक तो हो सकता है कि वो आपकी डायरेक्शन में जाए और आपको एक्स्ट्रा 5-6% मिल जाए महीने में, और नहीं होगा तो 5-7% गिर जाएगी और फिर लाइफ फिर रिज्यूम करेगी जैसे हमेशा करती है। सो उस हिसाब से ये अच्छा हुआ कि एक डर जो था कि क्या होगा वो ऑलरेडी लोगों ने देख लिया और
और मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ये बताइए मेरे को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स इलेक्शन वो आया गया हो जाएगा, लेकिन 2018 में बहुत फीके रिटर्न्स बने हैं। अगर आपने निफ्टी या फिर सेंसेक्स में पैसा लगाया, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ठीक है, किसी का पैसा बना किसी का नहीं बना। 2019 का साल उससे बेहतर रहेगा क्या? 2018 के डबल रिटर्न्स करने की अपेक्षा ठीक रहेगी? डबल रिटर्न अगर आप बोलेंगे तो कईयों के नेगेटिव रिटर्न थे, तो नहीं मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ सर। पॉजिटिव में तो खाली 3% बढ़ी थी निफ्टी। मेन पॉइंट ये है कि 2018 में दो तीन चीजें गलत हुई। एक तो गलत क्या मतलब, एक तो 17 बहुत ज्यादा बढ़िया था, और आपको पता है कि 17 के रिटर्न्स इकोनॉमी रिलेटेड नहीं थे, डीमॉन रिलेटेड थे। मतलब कि इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था डीमॉन, लेकिन वो पैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में चले गए, जिसके कारण वो वैल्यूएशन शायद थोड़ी हाई हो गया, हाइंडसाइट में लग रहा है। लेकिन पॉइंट है कि 17 और 18 के कंबाइंड रिटर्न देखे तो अभी भी बहुत बढ़िया है जी। उसके बाद हमारी जो करेंसी डेप्रिसिएशन हुई, जो कि 3-4 साल से नहीं हुई थी, उससे फॉरेन इन्वेस्टर भी रुक गया। एंड फिर बाद में वो ये एनबीएफसी की जो प्रॉब्लम है, उससे भी 2-3 महीने काफी गंदे गए। सो ये सब चीजें आप मोस्टली आउट ऑफ द वे है, तो आपको नई स्टोरी बननी पड़ेगी नेगेटिव की, वरना इट इज ऑलवेज इजी टू से कि जी इक्विटी मार्केट्स में आपके रिटर्न बनेंगे इस साल या हर साल, बिकॉज नॉर्मली बनते हैं। खाली ये होता है कि वो एक प्रिडिक्टेबल टाइम टेबल से नहीं बनते। तो इसलिए अगर आप नॉर्मली सोचे कि पिछले साल नहीं बने, देयर हायर प्रोबेबिलिटी क्या बनेंगे, बिकॉज हिस्ट्री 100 साल की यही कहती है सब मार्केट्स की, कि इक्विटी मार्केट्स का रिटर्न उस कंट्री के डेट मार्केट के रिटर्न से 5-6% हायर होता है ओवर लॉन्ग पीरियड। तो उस हिसाब से कह ले या बॉटम अप से कह ले या जीडीपी नॉमिनल टर्म में कह ले, नॉर्मली 13-15% इंडिया में रुपी रिटर्न बनने चाहिए। और अगर एक साल में नहीं बनेंगे तो अगले साल में बराबर करेगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में होगा। इसलिए ओवर डरने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी कुछ ज्यादा नेगेटिव कुछ हो नहीं रहा ना इंडिया में, वर्ल्ड में, कि हम कहें कि एकदम रुक जाइए और वेट कीजिए। इट्स अ नॉर्मल गुड मार्केट एंड उस हिसाब से चले, और कोई बैक ऑफ नहीं करे, कोई सेलिंग नहीं करे इस पॉइंट पे कि मार्केट पता नहीं क्या हो जाएगा में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाजार है जहां पर आपने इन्वेस्टेड रहना है, धीरे धीरे करके लगाएं या फिर एक वन ट्रांच में लगाएं। अच्छा समीर, आपने मेंशन किया कि अर्निंग से स्पेशली अगले साल ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अनफॉर्चुनेटली हर 6 महीने में हम यही सुनते रहते हैं और वो अर्निंग्स का बम्प अप अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये गलत है देखने का तरीका, बिकॉज हम क्या करते हैं कि सारी कंपनी 100 कंपनीज का एग्रीगेट ले लेते हैं, सपोज 100, उसमें क्या है कि 5-10 कंपनीज हैं हमारी बहुत बड़ी बड़ी, जिनके बड़े मैसिव स्विंग्स होते हैं प्रॉफिट्स के। जैसे एक तो ऑयल कंपनीज के बहुत ज्यादा होते हैं, फिर ये कभी कभी स्टील के हो जाते हैं, और कभी कभी ये टाटा मोटर टाइप कंपनी के होते हैं जो ग्लोबल कंपनीज है। इनसे क्या होता है, सडनली लगता है कि पूरी अर्निंग ऑफ द मार्केट ग्रू 20 और ग्रू 0 और -5। आप इसको ओलंपिक स्कोर की तरह करें, आप टॉप के 3-4 छोड़ दें या 5 छोड़ दें, नीचे के 5 छोड़ दें। अगर आप नॉर्मल 70-80 कंपनी आउट ऑफ 100 देखें, वो हर साल ग्रो करती है। आप कोई ले लो, आप फाइनेंशियल ले लो सारे, आप कंज्यूमर ले लो, आप ये फार्मा वाला कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ऑटो इन जनरल इन सबकी ग्रोथ हमेशा रही है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ हो रही है। इट इज जस्ट दैट कि वो मार्केट वाले एब्सोल्यूट 100 आउट ऑफ 100 कंपनीज का टोटल देखना चाहते हैं, और वो हर बार कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। पहले कभी पीएसयू बैंक में हो जाता था, फिर कॉर्पोरेट बैंक में हो जाता था, बट इफ यू जस्ट लीव आउट दोस केसेस जो उस वक्त या तो प्रॉब्लम में है या सुपर बूस्ट में है, हमारी अर्निंग ग्रोथ ठीक है, और ये तो हमेशा चलेगा, क्योंकि कुछ कंपनी इतनी बड़ी है हमारी मार्केट के हिसाब से कि वो 100 कंपनियों का प्रॉफिट एक कंपनी बराबर कर देती है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है इन्वेस्टर को? आपको एज लॉन्ग एज ब्रॉडली पता हो कि क्या किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। सबको पता था 5 साल से कि पीएसयू बैंक्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब आप उनकी अर्निंग्स देख के कंसोलिडेट करके कहें कि अर्निंग नहीं ग्रो हो रही, तो फिर इसमें क्या करेंगे? इन्वेस्टर तो पैसे बना रहे हैं, जो थोड़ा सा सोच के काम कर रहे हैं। जी हाँ, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफी सोचना पड़ रहा है आजकल मार्केट में। अच्छा ये बताइए, पीएसयू बैंकों पर इज द वर्स्ट ओवर समीर, क्योंकि एनपीए रेजोल्यूशन काफी कुछ होता दिखाई दिया है। आरबीआई की ओर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, स्पेशली जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई कि यहाँ पर स्थिति पिछले एक क्वार्टर में थोड़ी सी बेहतर हुई है। एनसीएलटी में कई केसेस आगे निकले हैं, पैसा वापस आने लगा है। तो क्या आप कहें कि वे समवॉट अराउंड द एज कि अब यहाँ से ग्रोथ आ सकती है, शायद निवेश किया जाए? आप क्या खुद सरकारी बैंकों में पैसा लगाएंगे इस समय?
नहीं जी, हम तो कान पकड़ेंगे। हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन पत्थर नहीं तोड़ना चाहते रिटर्न बनाने के लिए। कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें आपको ये सब भी मिलेगा और एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के वर्क एथिक्स मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, डिफरेंस ऑफ कि भाई हमें कोई सोशल ऑब्जेक्टिव मीट करना है। तो हम बुलिश है, बट इतने बुलिश नहीं है कि हम सोचे कि स्टेट ओन कंपनी में सडनली हमारे पैसे बनने लग जाएंगे या लगने चाहिए। नॉर्मल कंपनियां ही करेंगे, हम तो प्राइवेट सेक्टर के, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं स्टेट में। वंस इन अ व्हाइल है बट डेफिनेटली नॉट इन दिस सेक्टर। ओके, और दूसरे कौन से सेक्टर जहां पर इस समय आप थोड़े से बुलिश व्यू के साथ आ रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी उसमें आगे रहेगा? लुकिंग एट द वे करेंसी फिर से 70 के पार निकला है। जी हमें नॉर्मली इस समय जनरली पसंद है फाइनेंशियल्स बट नॉट स्टेट ओन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड 2-3 एनबीएफसीज एंड देन वी लाइक कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। कंज्यूमर डज नॉट मीन ओनली कंज्यूमर स्टेपल्स बट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। इवन ऑटो को हम कंज्यूमर कहते हैं, मीडिया को कंज्यूमर कहते हैं, एनीथिंग व्हिच इज। और हमें जो बिल्कुल नहीं पसंद ब्रॉडली स्पीकिंग इसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई स्टेट ओन कंपनी, कोई मेटल, कोई कमोडिटी, कोई शुगर, कोई फर्टिलाइजर, इसमें हमें 99% टाइम एंड 99.9% स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑटो में मुझे याद है आपने पहले भी मेंशन किया है कि मारुति पर आप लोग काफी बुलिश रहे हैं। आई एम श्योर आपका पैसा अभी भी लगा हुआ है, बट व्हाट अबाउट टाटा मोटर्स? इज इट आउट ऑफ द वुड्स येट? हाथ भी नहीं लगाएंगे जी जिंदगी में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, टाटा मोटर तो ग्लोबल कंपनी है। अब ना तो हमें पता कि चाइना में क्या हो रहा है, वो जर्मनी में कौन सी नई कार डेवलप हो रही है, तो यूएस में वो इलेक्ट्रिक कार कौन डेवलप कर रहा है, वो सब हमारे बस के बाहर है। हमें समझ आता है कि इंडिया में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, इसका कंपेरेटिव पोजीशन बेटर है और इसकी मैनेजमेंट बेटर है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने की जरूरत नहीं है टू कम्पीट। जो टाटा मोटर इज टू ग्लोबल, उसको इंडियन इन्वेस्टर कैसे समझे और कैसे करे कि चाइना में इस समय कोई ड्यूटी लग गई है क्योंकि दे वांट टू कर्ब कंजम्पशन, या जर्मनी में कोई बीएमडब्ल्यू ने कोई नई कार बना दी है। ये सब चीजें हमारे बेचारा टाटा मोटर कैसे संभाले, ना हमसे समझती ऐसी बात है। समीर, कंज्यूमर स्टेपल्स में ऑफ कोर्स आपने कहा अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कैपिटल गुड्स देखते हैं, इंजीनियरिंग देखते हैं, कोर कंस्ट्रक्शन कंपनियां देखते हैं, एनबीसीसी, एनसीसी एंड द लाइक्स। इस पर आपका क्या रुझान है? क्योंकि एक चीज हमने नोटिस की है, म्यूचुअल फंड्स इंफ्रा पर काफी बुलिश होते सुनाई दे रहे हैं 2019 में। अब कितना एलोकेशन आएगा वो आगे की बात है, लेकिन इस स्पेस पे आपके क्या विचार है? क्या यहाँ पर मौके दिख रहे हैं आपको? हमारे पास एक दो कंपनीज हैं ये कैपिटल इक्विपमेंट में, बट एलएनटी टाइप्स, बट इन जनरल मेरा व्यू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा मुझे लगता है अब ग्रोथ नहीं होगी एक्चुअली, बिकॉज गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है और वो अब दे हैव टू चूज कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं या डायरेक्ट फार्मर को दे दें या बेनिफिट दे दें या उसको सब्सिडी दे दें। और मुझे लगता है कि इसमें क्या आप कह सकते हैं जो इलेक्शन के लिए है, लेकिन एक बार गवर्नमेंट ने अगर ये पैसे कमिट कर दिए तो फिर ये जिंदगी भर रहेंगे, अगले साल भी देने पड़ेंगे एंड फिर अमाउंट इज लिमिटेड। अब या तो आप जो रोड बना लो या फार्मर को पैसे दे दो। सो प्रायोरिटीज ऑफ द सिस्टम माइट चेंज अ लिटिल बिट, और ये विदाउट गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन नहीं सकता। तो वो आई आल्सो स्टिल हैव, बट जनरली मुझे नहीं लगता कि मार्जिनली कोई बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में टर्न होने वाला है। और कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह का भी यही प्रॉब्लम होने वाली है कि दे आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट के पैसे नहीं होंगे ना तो नए ऑर्डर देने के या फिर पुरानों के पैसे मतलब उनके रिसीवेबल्स देने के, तो मुझे ये सेक्टर ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे पास हमारे फंड में भी एक तो पुरानी कंपनीज पड़ी हैं, बट जनरली मैं तो आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्चुअली डजंट मैटर कि मेरे फंड में है कि कोई खास जरूरत नहीं है सब चीज। तो आप ज्यादातर फोकस रखना चाहेंगे फाइनेंशियल्स पर और ऑफ कोर्स कंज्यूमर स्टेपल्स पर। अच्छा, टेक थोड़ा बहुत अगर लेना चाहें तो ठीक है। आज का रिजल्ट तो गंदा है टीसीएस का, बट इन जनरल ये 2-3 कंपनियां छोटी बड़ी ले सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट दे ग्रो, कम से कम डॉलर उसमें बेनिफिट होता है, तो भी उसका भी बेनिफिट नजर नहीं आया, बट ओके दैट्स अ ओके स्टोरी। बट ये जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट रिलेटेड रिसीवेबल्स, ये सब चीजों में
अच्छा, कल मैं किरण मजूमदार शॉ से बात कर रही थी, बायोकॉन की सीएमडी। उन्होंने कहा 2019 भारतीय फार्मा कंपनियों का साल रह सकता है, क्योंकि कई जो पेंडिंग दिक्कतें थी उसको आयरन आउट कंपनियों ने खुद किया है, कुछ नए अप्रूवल्स आते हुए दिखाई देंगे। क्या निवेशकों के लिए भी बेहतर साल रहेगा अगर वो फार्मा स्पेस में पैसे लगाते हैं? ये थोड़ा हो सकता है वैसे, क्योंकि अभी सब ये न्यूज आ रही है कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर कम हो गया फार्मा में। तो ये हो सकता है, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट वाज कि यूएस में कंपटीशन ज्यादा हो गया और गवर्नमेंट या न्यू एफडीए रेगुलेटर वगैरह ने कहा कि हमें प्राइसेस ठीक करनी है बाय इंकरेजिंग मोर अप्रूवल्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। और जिस ड्रग में प्राइस ज्यादा है उसमें हम स्पेशली अनाउंस करेंगे कि इसमें अगर आप ड्रग और लॉन्च करेंगे तो हम आपको फास्ट अप्रूवल देंगे। तो ये हो सकता है कि फार्मा बेटर हो। हमारे पास बहुत ज्यादा भी स्टॉक्स नहीं है, बट आई वुड एग्री लिटिल बिट कि इट कुड बी अ गुड ओके ईयर। मुझे याद है बाजार की बड़ी तेजी में आपने काफी पैसा मिड कैप और कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप्स में भी लगाया। क्या उसमें अभी भी आपकी होल्डिंग है? कोई ऐसे आपको हिडन जेम्स दिखे हैं जो शायद इस साल चलेंगे, कुछ कमा कर देंगे? अभी इस समय नए में हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑल्दो वी आर जनरली बुलिश, बट एक माइंड में डर होता है कि अगर इलेक्शन रिजल्ट बहुत गंदा ना आ जाए, एज इन की कोई थर्ड फ्रंट टाइप, you know these ladies we have we are all scared of कि वो कहीं पीएम कैंडिडेट ना नजर आने लग जाए, एक दो लेडीज जो है हमारी पॉलिटिकल लाइफ में। तो इससे क्या होता है, हम पूरा नहीं, अभी हम बुलिश है लेकिन हम मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे नहीं लेंगे कि पूरा आउटकम गलत हो जाए और वो जिंदगी भर के लिए इलिक्विड हो जाए। तो जनरली उसका सिनेरियो या उसकी प्रोबेबिलिटी लो है, बट अब ये इवेंट क्रॉस हो जाए फॉर दैट काइंड ऑफ बाइंग। अच्छा, ऑन अ पार्टिंग नोट समीर, लेकिन आप इस समय भारतीय रिटेल निवेशक को क्या सलाह देंगे? निवेश करें इस मार्केट में, और आपका पर्सनल व्यू भी यही रहा है कि आप लॉन्ग रहेंगे एट द मोमेंट? हाँ जी, वो हम तो लॉन्ग है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पहला पॉइंट ये है कि पहले तो निकलना नहीं है मार्केट से। स्टॉक से आप चेंज करो, जो मर्जी करो, बिकॉज मार्केट्स ओवर टाइम कॉम्पेंसेट कर देते हैं। जब वो 2 साल में चलेंगे तो तीसरे साल में पूरा रिटर्न देके जाएगा। मार्केट की बात हो रही है, उसमें फिर आप थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे, थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन मार्केट को नेगेटिव पीरियड में छोड़ना नहीं चाहिए। सेकेंड है, अगर थोड़ी सी एवरेजिंग करेंगे तो दैट ऑल्सो मैग्नीफाई